पे आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन और आज हमारे साथ हैं एक बेहद ज्ञानी प्रकांड शख्सियत। आप बनारस घराने से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ की परंपरा, घराने की जानकारी से आप भरपूर हैं। जी हाँ, पंडित विजय शंकर मिश्र। आपकी जानकारी सिर्फ इस घराने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आप भारतीय शास्त्रीय संगीत के तमाम पहलुओं पर गहन शोध करते रहते हैं। इसमें आपकी गहरी रुचि है। आपने अब तक 7 पुस्तकों का लेखन किया है। देश के तमाम दिग्गज कलाकार आपको बेहद सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। नामचीन कलाविद, लेखक, कवि व तबला वादक पंडित विजय शंकर मिश्र आज हमारे साथ हैं। आपने शारीरिक तकलीफों और दिक्कतों का सामना करते हुए तबला वादन तो छोड़ा, लेकिन आपने कलम को अपनी ताकत बना ली। आपने लेखनी के माध्यम से न सिर्फ कई पुस्तकों की रचना की है, बल्कि देश विदेश के कई सम्मानित पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख छपते रहते हैं, जिन्हें हम बहुत एंजॉय करते हैं, पढ़ते हैं। एक महान शख्सियत पंडित विजय शंकर मिश्र जी, आपका स्वागत करना चाहूंगी पंडित जी अपने कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार। आपके बारे में जब बता रही थी तो लगता था कि अभी बताते ही चली जाऊं, खत्म ही ना हो। आपका जो इंट्रोडक्शन है वो इतना विस्तृत है, इतना बड़ा है, क्या क्या बताऊं। आपने इतनी सारी आपकी कलाएं हैं, जानकारी है, क्या बताऊं दर्शकों को। मुझे ऐसा लग रहा था आप किसी और के बारे में बता रही हैं, क्योंकि मैं अपने आप को तो इस योग्य नहीं समझता कि मेरी इतनी तारीफ की जाए। नहीं नहीं, बहुत सुंदर आपकी जो लेखनी है, पत्र पत्रिकाएं हम पढ़ते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि इतनी जानकारी हम तक पहुंच पाती है आपके माध्यम से। तो चूंकि आज आप इस कार्यक्रम पे हैं, तो हम चाहते हैं कि दर्शक भी जो आपसे जुड़े वो बहुत कुछ लेकर जाएं, सीख कर जाएं, हासिल करके जाएं। तो ऐसे में शुरुआत, चूंकि आपका बनारस घराने से ताल्लुक है और आपकी जो खुद की जो परिवार की घराने की परंपरा है 300 वर्ष पुरानी है, लेकिन मैं बात करूंगी बनारस की। बनारस में ऐसा क्या है, क्या वो खासियत है कि बनारस के बिना अगर देखा जाए, अगर बनारस को हटा दिया जाए तो भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य जो है वो अधूरा जान पड़ता है। श्वेता जी, बनारस एकमात्र ऐसा शहर है जहां गायन, वादन और नृत्य तीनों के घराने पनपे। ऐसा और कोई शहर मेरी जानकारी में नहीं है। कहीं किसी शहर में नृत्य का घराना बना, किसी शहर में गाने का घराना बना, किसी शहर में तबले का बना, कहीं पखावज का बना, लेकिन बनारस में सारी विधाएं एक साथ पनपी और विकसित हुई। बौद्ध काल में, गौतम बुद्ध के समय में भी बनारस में संगीत का स्तर बहुत ऊंचा था। बौद्धकालीन संगीत का अगर हम अध्ययन करते हैं तो गुत्तिल और मुसिल 2 कलाकार थे, वीणा वादक थे, और उनकी प्रतियोगिता बनारस में होने का उल्लेख मिलता है। अरे वाह। हाँ, लेकिन बाद में अगर हम देखें, आधुनिक युग की अगर हम बात करें तो 15वीं 16वीं शताब्दी से बनारस में संगीत का एकदम सुनियोजित इतिहास मिलता है। स्वामी हरिदास जी के गुरु, राधा वल्लभ संप्रदाय के महान आचार्य हित हरिवंश राय जी महाराज से बनारस के कलाकारों ने सीखकर और बनारस में संगीत की शुरुआत की थी। पंडित दिलाराम मिश्र सेवक उपनाम से कलाकार हुए हैं और उन्होंने स्वामी हरिदास जी के गुरु हित हरिवंश राय जी महाराज से सीखकर बनारस में संगीत की शुरुआत की। वहां से एकदम लिखित इतिहास, प्रामाणिक इतिहास मिलता है बनारस के संगीत का। जी जी। तो इसलिए आपको लगता है कि बनारस के बिना जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है या नृत्य जो है वो अधूरा है। लेकिन वैसे ही अगर कलकत्ता को हम देखें तो कलकत्ता में जो बनारस से बहुत कुछ लिया है कलकत्ता ने। तो ऐसे कई घराने हैं, ऐसे कई जगह हैं हमारे देश में जहां बनारस से बहुत कुछ सीख कर लिया गया। मैं चाहूंगी कि उस पर अगर आप कुछ प्रकाश डालें कि कौन कौन से घराने ने क्या क्या सीखा लिया बनारस से, और बनारस के बिना वो घराने कुछ भी नहीं। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा, ये विवाद का बहुत बड़ा विषय बन जाएगा अगर मैं ये कहूं कि इन घराने वालों ने इस घराने से कुछ कुछ लिया। जी जी। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बनारस में जो संगीत की परंपरा रही है
जैसे बनारस के तबले की अगर हम बात करें जी। तो अभी कुछ दिन पहले एक वेबिनार हुआ था और उसमें इस बात की बहुत चर्चा हुई। उस्ताद अहमद जान थिरकवा साहब को कोट किया गया और उन्होंने कहा कि तबले के तो 4 ही घराने हैं। उन्होंने बनारस को माना ही नहीं। उस प्रोग्राम में अनुराधा पाल जैसी वरिष्ठ कलाकार थी, वो खुद पंजाब घराने की कलाकार हैं जी, जी। और बनारस और पंजाब दोनों को नकार दिया गया वहां पर। लेकिन थिरकवा खान साहब ने दूरदर्शन के एक इंटरव्यू में भी बनारस को नहीं माना है और उसकी जब डीवीडी निकली, दूरदर्शन ने निकाली, तो उसके इनले कार्ड पर लिखने के लिए मुझे ही आमंत्रित किया। उस वीडियो को देखकर मैंने जब लिखा तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं बनारस तो तबले का नहीं पखावज का घराना है और अगले ही मिनट उन्होंने बनारस का एक उठान बजाया। तो ये एक कलाकार की सज्जनता भी होती है, उनका भोलापन भी होता है कि अगर वो बनारस को नकार रहे हैं तो उस समय उठान नहीं बजाना चाहिए था उनको, लेकिन वो उनकी जो भोलापन है, जो उनकी सरलता है, तो उन्होंने उसको भी बजाया। जी। और आज के युग में मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे किसी भी घराने का तबला वादक हो, वो कहीं ना कहीं बनारस को जरूर फॉलो करता है, क्योंकि बनारस का तबला सबसे अंत में बना, बनारस की स्थापना सबसे अंत में हुई और इसलिए वो पूर्ण रूप से विकसित घराना हुआ। जी। तबले के बनारस घराने के बाद आज लगभग 200 साल हो गए, किसी नए घराने की नींव नहीं पड़ी तबले की, क्योंकि बनारस का तबला पूरी तरह विकसित तबला था। और बनारस गायन का एक ऐसा घराना है कि जहां आपको ध्रुपद हमारे मिलेंगे, छंद प्रबंध मिलेंगे, ख्याल मिलेंगे, ठुमरी टप्पा मिलेंगे, कजरी, चैती, बारह मासा, झूला, इन सारी फोक विधाओं को, लोक गीतों को बनारस के कलाकारों ने अपनी सृजनात्मकता का स्पर्श देके शास्त्रीय संगीत के मंचों पर प्रस्तुत किया है। एम राजम बहुत बड़ी वायलिनिस्ट हैं, आज हमारे बीच में है, हमारा सौभाग्य है। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर की बहुत महान शिष्य, लेकिन जब वो बनारस में गई तो पंडित महादेव मिश्र जी के पास गई बनारस अंग की ठुमरी सीखने के लिए। जी, जी। केसरबाई केरकर कैराना घराने की महान गायिका, जिनको पंडित भीमसेन जोशी ने भी फॉलो किया, और बनारस के पंडित रामूजी मिश्र से बनारस की ठुमरी को उन्होंने सीखा। एम एस सुब्बुलक्ष्मी और केसरबाई केरकर ने खुले आम कहा कि जिस महफिल में सिद्धेश्वरी देवी मौजूद है, उस महफिल में मैं ठुमरी गाने की हिम्मत नहीं कर सकती। वाह। तो ऐसे ऐसे कलाकार बनारस में हुए हैं, लेकिन कुछ उनका अपना रहन सहन, कुछ उनका अपना सरल स्वभाव, कि वो बनारस के बाहर बहुत कम निकले। ब्राह्मण थे, होटलों में खाते नहीं थे, दूसरे का छुआ हुआ नहीं खाते थे, जहां जाएंगे अपने बर्तन खुद लेकर जाएंगे, खुद बनाएंगे, खुद खाएंगे। ये सारी जो समस्याएं रही, मेरे पिताजी आज तक विदेश गए ही नहीं कि वहां खाना कैसे खाएंगे हम। तो मतलब ये सारी जो चीज रही, तो बनारस के कलाकार बनारस तक सीमित रहे। इतना जो सांस्कृतिक का जो माहौल है, क्या जी, मैं कहूं मिट्टी की तासीर ऐसी है? वहां गंगा का पानी है, वहां के मिट्टी में ये तासीर है, और इसीलिए तो बनारस के लिए कहते हैं कि कंकड़ कंकड़ में शंकर। और शंकर है, वहां गायन वादन है। जो हमारे 5 आदि राग हैं, उनके सर्जक भगवान शंकर माने जाते हैं। डमरू पहला वाद्य माना जाता है जी। और तांडव पहला नृत्य माना जाता है। तो शंकर की जो भूमि है, वहां संगीत कैसे नहीं होगा और इतना विकसित संगीत कैसे नहीं होगा। बनारस के बच्चे बच्चे छोटे छोटे बच्चे कमाल का बजा रहे हैं, कमाल का गा रहे हैं, लेकिन वो बनारस तक ही सीमित है। मैं दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर आपके पास कोई संदेश है, आप कोई बात पंडित विजय शंकर मिश्र जी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो लिख भेजिए, हम उन्हें शामिल करेंगे। और आपसे अनुरोध करूंगी कि आप हमारे नेशनल खबर के पेज को भी लाइक करें, ताकि आप रोजाना हमारे साथ जो शाम 7 बजे हस्तियां जुड़ती हैं, उनसे आप रूबरू हो सकें। तो अभी जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं, मैं आपको पंडित जी बताना चाहूंगी, हमारे साथ हैं श्वेता दुबे, आपको जी, कह रही हैं। मीलू वर्मा है हमारे साथ, प्रणाम सर, माय बेस्ट विशेस। थैंक यू, थैंक यू। श्वेता दुबे भी आपको प्रणाम कहती हैं। नूतन मिश्रा जी हैं हमारे साथ, जी, सादर प्रणाम। जी, ये पंडित गणेश प्रसाद मिश्रा जी की अर्धांगिनी जी। जी, जी,
जी जी। सुनीता। ये सारे बहुत अच्छे कलाकार हैं, मीनू वर्मा, श्वेता दुबे, नूतन, और ये सारे लोग बहुत अच्छे कलाकार हैं। बहुत। आप इन लोगों को भी बुला सकती हैं इस प्रोग्राम में, सब बहुत अच्छा गा रहे हैं जी और नई पीढ़ी के कलाकार हैं। जी। और हमारे साथ सुनीता बुद्धिराजा जी हैं। नमस्कार विजय जी लिखती हैं। वाह! सुनीता जी को मैं पिछले 30-40 सालों से सुन रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। क्या बढ़िया लिखती हैं और क्या बढ़िया एंकरिंग करती हैं। खैर मेरी तो मैं इनकी फैन हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैं भी। रीना माथुर जी हैं, प्रणाम लिख भेज रही हैं आपको। जी। शिवेंद्र प्रताप त्रिपाठी जी हैं, प्रणाम सर। तनुश्री कश्यप, प्रणाम सर। ये सारे बहुत अच्छे-अच्छे कलाकार हैं श्वेता जी। जी जी। रीना जी बॉम्बे से हैं, शिवेंद्र दयालबाग आगरा से हैं, तनुश्री यमुनानगर से हैं और सारे ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं सब। वाह वाह, बहुत सुंदर। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपके माध्यम से ही सही बहुत अच्छे युवा कलाकारों से जुड़ने का मौका मिल रहा है मुझे। कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं ये लोग अभी तक? मैं बताती हूँ अगर संदेश है। बहुत शुभकामनाएं, मैत्री मजुमदार लिखती हैं। जी। सुनीता राजा जी लिखते हैं, पंडित विजय जी बहुत अच्छा वक्ता भी हैं। अच्छा। बहुत अच्छा, धन्यवाद। मैंने कई बार सुना है, मुझे तो बहुत पसंद है। जब मंच पर आते हैं तो बाकी लोगों की शायद क्या बोलूं, चुप्पी साध लेते वो हैं। वो तो स्टेज पे जब बोलता है तो बाकी लोगों को तो शांति का माहौल बनाए रखना ही होता है ना, जी जी। आप इसलिए। सुनकर देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। गणेश प्रसाद मिश्रा जी लिखते हैं। मेरा आशीर्वाद कहिएगा गणेश से। जी। आपको सुन रहे हैं। प्रशांत मलिक जी हैं हमारे साथ। बहुत अच्छे ध्रुपद गायक हैं। जी जी। नमस्ते पंडित जी, ग्रेट टू सी यू ऑन नेशनल खबर। हेलो श्वेता जी, डियर बडी। हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू प्रशांत जी। प्रकाश जोशी जी नमस्कार। संचार वाह! भट्टाचार्य जी प्रणाम। मालिनी शास्त्री जी नमस्ते, नमस्कार। गिरिजा शंकर सुंदरेशन, बहुत ही, ये भी बहुत अच्छे कलाकार हैं गिरिजा। जी जी अब जी। अभी लॉकडाउन में अमेरिका में थे, हमने इनका कार्यक्रम किया था। नमस्ते पंडित जी एंड श्वेता। हेलो, हाउ आर यू गिरिजा। राय गविश नमस्कार गुरुजी। पंडित रविशंकर उपाध्याय जी हैं। वाह पंडित जी को नमस्कार। मैं पहले सबके संदेश पहुंचा देती हुई, काफी लंबी फहरिस्त हो गई है। नितिका जुनेजा प्रणाम। जी। इंदिरा मुखर्जी नमस्कार। भारत मिश्रा सादर प्रणाम। आदरणीय पंडित विजय शंकर मिश्रा जी, बहुत सुंदर जानकारी मिल रही है आपके द्वारा। मालती उपाध्याय जी नमस्ते आंटी। नमस्कार पंडित जी। अवंतिका सिन्हा नमस्कार। ऋषि। अवंतिका जी दुबई से हैं और बहुत अच्छा गाना गाती हैं, दुबई में हैं इस समय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप दुबई में बैठ के हमारे कार्यक्रम को देख रही हैं अवंतिका, बहुत ही सुंदर। ऋषि। और मैं आपको श्वेता जी एक बात और बताऊं कि प्रकाश जोशी जी, जी जिनका अभी आप मैसेज पढ़ रही थी, जी। ये संस्कृत और इंग्लिश के बहुत बड़े विद्वान हैं और संस्कृत की अनेक रचनाएं, बहुत सुंदर। कालिदास की कुमार संभव, शाकुंतलम और गीता वगैरह का अंग्रेजी में बहुत अच्छा अनुवाद ये कर रहे हैं और इनकी किताबें जो हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं। और इनकी पत्नी डॉक्टर नलिनी जोशी विदुषी सविता देवी और प्रभा अत्रे जी की शिष्या हैं, बहुत अच्छा गाना गाती हैं। अरे वाह। तो ये सारे ग्रेट कलाकार हैं और हमें सुन रहे हैं, ये मतलब इनका बड़प्पन है। मेरे पास ऐसा कुछ कहने के लिए नहीं है, लेकिन आपके प्रोग्राम का ये है, क्रेडिट जाता है कि ये लोग आज आ गए यहाँ। ऐसी शख्स वक्त निकालते हैं पंडित जी, तो ऐसा ही होता है। ऋषि शंकर उपाध्याय जी लिखते हैं, नमस्कार श्वेता जी एंड आदरणीय पंडित विजय शंकर मिश्रा अंकल को सादर प्रणाम। हम सबका की शुभकामनाएं हैं, इनको सुनना सौभाग्य है इनको सुनना, और इनसे हमेशा बहुत सीखने को मिलता है। ज्ञान के भंडार है आप। थैंक यू नेशनल खबर। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैं अगर कोई सवाल है तो मैं पूछती हूँ आपसे। बनारस में रस बनाया है उस्ताद बिस्मिल्लाह हाँ, खान साहब कहते थे। अच्छा, ये सुनीता बुद्धि राजा सुनीता जी। बुद्धि राजा जी। जी। जयदीप मुखर्जी जी हैं, माय हार्ट फेल्ट प्रणाम। वेरी इम्प्रेसिव। जयदीप जी कलकत्ता के हैं और बहुत अच्छे सरोद प्लेयर हैं ये। जी जी। तो जी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप लिख भेजिए, क्योंकि आप बहुत सारे लोग हैं जो आपको प्रणाम भेज रहे हैं। तो पंडित जी, हम
बातचीत। श्वेता जी, मैं एक बात कहूँ, जी मैं पिछले प्रोग्राम में जब आया था, किसी दूसरे प्रोग्राम में, जी जी तो डॉक्टर मीरू वर्मा सविता देवी की शिष्या हैं, जी और इन्होंने एक सवाल पूछा था, लेकिन वो मेरी निगाह से निकल गया, मैं उसका जवाब नहीं दे पाया। जी तो जी। वहीं से शुरू करते हैं। हाँ, आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं कर अपने सकते हैं ना? सामने रखूंगी। जी जी। जी, सवाल तो क्या था जी? हाँ, उसमें मीरू मीरू वर्मा ने पूछा था, ये ठुमरी वगैरह बहुत अच्छा गाती हैं, जी जी तो इन्होंने पूछा था कि बनारस का क्या योगदान रहा है ठुमरी में अलग से। जी जी ये रहा, और कल हम लोगों ने ठुमरी पे बहुत अच्छी चर्चा भी की है। तो हालांकि गणेश प्रसाद मिश्र ने बहुत कुछ बताया है। जी जी ठुमरी जो है लखनऊ से निकली, जी ये हम लोग जान चुके हैं, कल जान चुके हैं। जी और उसके बाद जब वो बनारस में पहुंची, तो बनारस की होकर ही रह गई। ठुमरी के 3 घराने माने जाते हैं, लखनऊ, बनारस और पंजाब। आप मुझे सुन पा रही हैं श्वेता जी? पंडित जी, आप चिंता नहीं कीजिए, मैं यहीं पर हूँ। जैसा जो हो गया। आप चिंता नहीं कीजिए, मैं यहीं पर हूँ। आप मुझे सुन पा रहे हैं? पंडित जी, आप, हमारा पंडित जी से संपर्क टूट गया है। मैं उन्हें दोबारा जोड़ने की कोशिश करती हूँ। वैसे जो दर्शक हमसे तमाम संदेश भेज रहे हैं, उन सबके संदेश को मैं शामिल करूंगी। आपके पास कोई सवाल भी है तो आप लिख कर भेज सकते हैं, हम उन्हें जरूर शामिल करेंगे। अभी मैं आपको कल के कार्यक्रम के बारे में बताती हूँ। कल हमारे साथ होंगे एक बहुत ही बेहतरीन जाने माने सिंगर लेज़ली लुइस। कल आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं। इनकी इनके जो गाने हैं बहुत ही पॉपुलर रहे। भारत में इन्होंने पॉप को इंट्रोड्यूस किया। परी हूँ मैं और जानम समझा करो और कई ऐसे पॉपुलर गाने इन्होंने दिए हैं। तो इनके साथ कल आप रूबरू हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। जी पंडित जी, आप चिंता ना करें, अगर मैं नहीं दिख रही हूँ तो आप अपनी बात कह सकते हैं। अच्छा, ठीक है। जी तो बनारस ठुमरी के 3 घराने माने गए हैं, लखनऊ, बनारस और पंजाब। जी पंजाब घराने के जो सबसे महान गायक हुए हैं, जी उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उन्होंने रेडियो के एक इंटरव्यू में कहा था कि जी ठुमरी तो बनारस की चीज है, और दूसरी जगहों पर लोगों ने जो उसे गाया, वो थोड़ा सा वहाँ के स्थानीय प्रभाव के कारण और वहाँ की अपनी बोली के कारण, जैसे पंजाब में किसी चीज को प्रोनाउंस करेंगे तो दूसरे ढंग से बोलते हैं, तो जी जी उसके कारण वो थोड़ा बहुत बदला है। वैसे ठुमरी जो है बनारस की चीज है। हम्म बनारस ने ठुमरी में एक अलग तरह की गहराई पैदा की, बोल बनाव की। वहां बोल बांट के भी ठुमरी गाई जाती है, और उसका सबसे बड़ा रोल ये रहा है कि दीपचंदी का जो ठेका है 14 मात्रे का, बनारस वालों ने उसको 16 मात्रे का किया, अच्छा और उसको वो जत में गाते हैं। बनारस के आप जितने भी पुराने गायकों को सुनेंगे, वो उनकी ठुमरी बड़े ख्याल की तरह, विलंबित ख्याल की तरह विलंबित होती है, और वो 16 मात्रे के जत में होती है। दूसरी हम्म, जगहों पे 14 मात्रे के दीपचंदी में ठुमरी गाई जाती है। ये बनारस का एक अलग तरह का रोल है ठुमरी के क्षेत्र में। बहुत अब आपके पास कोई सवाल आया हो तो आप जी जी, करें। सवाल है हमारे पास। रीता देव जी पूछ रही हैं, पंडित जी गया की ठुमरी के विषय में भी थोड़ा बताइए। देखिए, गया की ठुमरी की जब बात होती है तो सबसे पहला नाम पंडित रामू जी का लिया जाता है, राम प्रसाद मिश्र, उनके बेटे गोवर्धन मिश्र। जी रामू जी से केसरबाई केरकर वगैरह ने भी सीखा, लेकिन रामू जी खुद बनारस के रहने वाले थे। बनारस से उन्होंने सीखा, वो जाकर गया में बस गए। और मैं फिर वही बात कहूंगा जो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने कही, कि भाषा के प्रभाव के कारण थोड़ी सी वहां ठुमरी बदली है, वरना बनारस की ही ठुमरी गया में भी गाई गई। और चूंकि ये संगीत है, तो इसमें हर कलाकार जब कोई गाता है तो उसका अपना स्वर जुड़ जाता है, उसकी अपनी निजता उसमें जुड़ जाती है। तो हर कलाकार जब गाएगा तो एक दूसरे से अलग गाएगा। जी जी पंडित शामता प्रसाद जी, पंडित किशन महाराज जी, पंडित अनोखे लाल जी, तीनों बनारस के तबला वादक थे, तीनों का तबला एक दूसरे से अलग था।
तो रामू जी का गाना अगर थोड़ा अलग भी हुआ तो जी ठीक है, उसको गया घराना हम भी कहते हैं। आज भागलपुर घराना भी एक बन गया, हरिहरपुर घराने के नाम से बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, जी लेकिन ये सब बनारस की अपनी शाखाएं हैं और इनका मूल जो है, जड़ जो है वो बनारस में ही है। जी जी। एक और सवाल है पंडित जी। जॉयदीप मुखर्जी पूछते हैं, बनारस बाज तबला की कुछ खास बातें सबको बताइए प्लीज, व्हाई इट हैज बिकम सो स्पेशल, इट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग विजय शंकर मिश्रा जी टुडे। बनारस का तबला जो था वो एक तरह से विद्रोह का तबला था। लखनऊ में उस्ताद मोदू खां साहब से पंडित राम साहे जी ने सीखा जी जी। और गाजीउद्दीन हैदर के दरबार में 7 दिनों तक उन्होंने लगातार तबला वादन किया। केवल नमाज के समय तबला बंद होता था, नमाज वगैरह पढ़ के लोग आते थे और फिर कार्यक्रम शुरू होता जी था। उसके बाद उनकी भुजा पूजी गई। अब बात थोड़ी कंट्रोवर्शियल है इसलिए मैं कहने से बचता हूँ, जी लेकिन जी। राम साहे जी पहले हिंदू कलाकार थे जिन्होंने तबला बजाया, और जब उनकी भुजा पूजी गई और उनका इतना मान सम्मान हुआ, तो एक ये बात हो गई कि मतलब ये विद्या हमारी जो अपनी विद्या थी, ये एक हिंदू कलाकार के हाथों में चली गई, और वो भी हिंदू ब्राह्मण। तो हम्म। मोदू खां साहब के ऊपर दबाव डाला गया कि हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, शादी ब्याह बंद कर दिया जाएगा। तो उन्होंने बंद कमरे में राम साहेब जी से एक वचन लिया कि ये तबला आज के बाद न तो तुम किसी को बजाओ, न तो किसी को बताओगे और न तो कहीं बजाओगे। ये वचन का आदान प्रदान बंद कमरे में हुआ था। तो बनारस जब राम साहेब जी आए तो उन्होंने न तो किसी को सिखाना शुरू किया, न तो बजाना शुरू किया। लोग उनके ऊपर दबाव डालते रहे। फिर उन्होंने अपने एक अंतरंग मित्र से कहा, अपनी पीड़ा बताई। जी तब उनके मित्र ने उनकी आंखें खोली, बोले कि उस तबले को छोड़ दो, तुम्हारे पास अपनी बुद्धि भी तो है। उनसे सीखने के पहले भी तो तुम तबला बजाते थे। फिर हम्म। अलग अलग घराने के गुरुओं ने तुम्हें उपहार में बहुत सारी चीजें भी तो दी हैं, तो उनके आधार पे तुम कोई नया घराना क्यों नहीं बनाते हो। जी जी। और फिर राम साहेब जी ने एकदम वादन शैली बदल दी। वाह। दिल्ली अजराड़े के तबले का धा जो है चांटी पर बजता है, लखनऊ फर्रुखाबाद के तबले का धा जो है लौ या जमीन पर बजता है, बनारस के तबले का धा जो है स्याही पर बजता है। हम्म। पांचों उंगलियों का प्रयोग बनारस की प्रमुख विशेषता रही। और बनारस ने, क्योंकि बाकी तबले बंद थे, बनारस ने खुला तबला बजाया, पखावत से प्रेरणा ली और तबले के एक छोर से दूसरे छोर तक जाकर झरझर कृतक जैसे शब्द का इजाद किया। झरझर कृतक का पंडित जी, आप की जो आवाज है वो बंद हो गई है। आप सुन पा रहे हैं तो आपको शायद दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा। ये इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू है। इतनी सुंदर जानकारी आपसे हमें मिल रही थी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक। तो आज हमारे साथ हैं पंडित विजय शंकर मिश्र, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे, और जो दर्शक तमाम हमारे साथ जुड़े हैं वो भी बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। बहुत कुछ उन्हें सीखने को मिल रहा था, ज्ञानवर्धक जानकारी थी, इनलाइटनिंग थी। और ऐसे में पंडित जी के साथ हमारा कनेक्शन टूटा है, हम दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं। तब तक मैं आपको कोशिश करती हूँ उनको लाने के लिए। आपको कल के जो कलाकार हैं उनके बारे में बताऊं। कल हमारे साथ होंगे जाने माने गायक लेस्ली लुइस। आप उनके साथ कल शाम 7 बजे रूबरू हो सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, उनको सुन सकते हैं। अ फैबुलस फैंटास्टिक सिंगर टुमारो, लेस्ली लुइस विल बी विद अस। अभी विजय शंकर मिश्र जी हम तक दोबारा आए हैं, मैं उनको बताती हूँ। जी, संपर्क टूट गया था पंडित जी। जी, मैं बता रहा था कि बनारस चूंकि हिंदुओं का एकमात्र घराना था, इसलिए वहां कवित्व पन्नों पे बहुत जोर दिया गया जो हिंदू देवी देवताओं पर आधारित होती हैं। जी, तो आप कहें तो, क्योंकि ये दूसरे घरानों में नहीं बजता है, एक कवित्व परन मैं आपको सुनाऊं अगर आप कहें तो। मैं चाहती थी कि आपसे आज अनुरोध करूंगी। जरूर सुनाइए प्लीज। जी, ये मेरे पिताजी की बनाई हुई है, पंडित गामा महाराज जी की। तो राम रावण युद्ध पर आधारित है ये।
जी, और एक एक कहावत है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो जी, उनकी कल्पना थी कि राम रावण के बीच की जो लड़ाई हुई है वो तबले पखावज के बोलों से लड़ी गई, और इसमें हनुमान के शौर्य का वर्णन है। जी, जी। तो सबसे पहले तुलसीदास जी का एक कविता, उसके बाद मेरे पिताजी का एक कविता। ज़रूर, ज़रूर। तुलसीदास जी लिखते हैं, हाथी न से हाथी मारे, घोड़े से घोड़े संहारे, रथन से रथ बिद रथ बलवान की, चंचल चपेट चोट चरण चकोटाचारी, हाहा रानी देखो भाहा रानी या कुधान की, बहुत बार बार सेवक सहना करत राम, तुलसी सराहे निज साहेब सुजान की, लामी लोमी लसत लपेट पटकत भट, देखो देखो लखन लड़न है हनुमान की। हुँ, हुँ। हनुमान जी हाथी को उठाकर हाथी पर पटक रहे हैं, रथ को उठाकर रथ पर पटक रहे हैं, इस तरह से। और इसी से कनेक्ट करते हुए मेरे पिताजी ने लिखा है, इसमें देखिएगा तबले पखावज के बोल और साहित्य एक दूसरे के साथ ऐसे गुथे हुए हैं कि अलग करना मुश्किल हो जाता है। धाग धगिन जलांग धड़कत चले लंक हनुमंत गर्ज, धाग धगिन जलांग धड़कत चले लंक हनुमंत गर्ज, राम चरण लगाए मस्तक ले गदा दो भुजा पर, दृढ़ 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 धरन धसकत निश्चर निकट हनुमंत तड़पत, इत लखन उत घननाद योद्धा वाण मानो मघा बरसत, धगड़त धगड़त धरत हनुमत क्रांदत कृत कर मरोर, झटत टांग धरि धरि पछारत, नगिन नखते उदर पारत, ताड़त तर तमक तड़पत, देख कपि लंकेश डरपत, इंद्र शंकर विष्णु ब्रह्मा राम जस गावत फिरत, इंद्र शंकर विष्णु ब्रह्मा राम जस गावत फिरत, कहते इंद्र शंकर विष्णु ब्रह्मा राम जस गावत फिरत। ये मेरे पिताजी की रचना थी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और इस तरह की रचना तबले के किसी और घराने में आपको नहीं मिलेगी। जी, तो जैसे तबले से तो आपका बहुत जुड़ाव रहा और जिस भी कारण से तबला आपने बजाना छोड़ा चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, लेकिन जो आप अभी भी जुड़े हुए हैं, कितने लोगों का आप मार्गदर्शन कर रहे हैं और कितने छात्र-छात्राएँ हैं जो आपसे सीख रही हैं, आपके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। तो एक सवाल अभी पूछा था मुझे लगता है शायद आपके शिष्य होंगे, मैं उनका सवाल उठाना चाहूँगी। उनका सवाल था कि तबला जो है वो पंडित जी मार्गदर्शन करें कि तबला जो है वो संगत का है इंस्ट्रूमेंट है या फिर सोलो? अभी मेरी नज़र से वो गायब हो गया है, लेकिन मैंने उनका पढ़ा था सवाल, आप इस पर जवाब दे सकते हैं। जी, मैं दूसरे एंगल से इस प्रश्न को बताता हूँ जी, कि जितने भी वाद्य यंत्र बने हैं, जी, जितने भी वाद्य यंत्र बने हैं, वो सब गायन की संगत के लिए बने हैं। चाहे वो सितार हो, चाहे वीणा हो, चाहे बांसुरी हो, चाहे संतूर हो, चाहे जो भी हो। तबला भी संगत के लिए ही बना था। सदारंग अदारंग के समय में, ये 1738 के आसपास की बात है, जब ख्याल गायन लोकप्रिय होने लगा, तबला सितार लोकप्रिय होने लगा, तो उस समय तबला फोक म्यूजिक में चल रहा था। और ये लोगों ने देखा कि पखावज की संगति जब ख्याल के साथ और सितार वगैरह के साथ ढंग से नहीं हो पा रही है, हुँ, हुँ। तो तबले में थोड़ा परिवर्तन करके इसको अपडेट करके संगत के लिए बनाया गया। जी, लेकिन कलाकारों की अपनी कलात्मकता भी होती है, अपनी क्रिएटिविटी भी होती है, और तबले में एक से एक महान कलाकार हुए। उन्होंने अपनी रचनाओं से तबले को इतना समृद्ध कर दिया कि आज तबला एक सोलो वाद्य के रूप में भी खूब प्रचलित है, और लगभग हर बड़े संगीत समारोह में कम से कम तबला सोलो का एक कार्यक्रम तो रखा ही जाता है। जी, जी। एक सवाल इससे जुड़ा हुआ पूछा जाता है, कई कई बार एमए वगैरह के क्वेश्चन में भी आ जाता है कि जी, जी। तबला सोलो कब से शुरू हुआ। हुँ, हुँ। तो उसका भी जवाब दे ही देता हूँ जी, कि जी। इसका कोई प्रामाणिक इतिहास नहीं मिलता है, हुँ, लेकिन ये तो कहा ही जा सकता है कि गाजीउद्दीन हैदर के दरबार में राम सहाय जी ने जब 7 साथ दिनों तक तबला बजाया था, और उन्होंने किसी की संगत नहीं की थी, उन्होंने जी, अकेले बजाया था। जी, तो मुझे लगता है कि पहला सोलो वादन तबले का वहीं से हुआ होगा। जी, जी। तो आप जो कोई भी वाद्य यंत्र हो या संगीत से जुड़ा कोई भी पहलू हो, उस पर आप प्रयोग को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? अ, क्या उसकी जो सीमाएँ हैं, अनुशासन है, उसमें पूरी तरह से बंध के ही रहना चाहिए या फिर प्रयोग से संगीत का निखार होता है? श्वेता जी, अगर प्रयोग न हो तो ये संगीत बच ही नहीं सकता है। हर युग का कलाकार कहता है, मैं भी कहता हूँ कि नहीं, परंपराओं के अंदर रहो।
और हर युग का कलाकार प्रयोग करता है। ये इतिहास जब से मिलता है, मतलब हम तानसेन के समय से अभी तक के लिए कह सकते हैं कि प्रयोग न हो तो ये कला बच नहीं सकती थी। जी तानसेन ध्रुपद गाते थे, उसी समय में ध्रुपद की 4 वाणियां उन्हीं के कालखंड में हो गई थी। ये प्रयोगात्मकता ही थी। तानसेन ने कई नए रागों की रचना की। तो ये प्रयोग होते रहते हैं और हर युग में प्रयोग करने वाले कलाकार को गालियां दी जाती हैं, लेकिन समय बीतने के बाद उस प्रयोग को स्वीकार कर लिया जाता है। अभी पिछले दिनों विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ में इसी विषय पर एक गंभीर चर्चा हो गई थी और पंडित कुमार गंधर्व का जैसे मैं नाम लूं, एक बार वो राग भूप गा रहे थे और गाते गाते उस राग में उन्होंने मध्यम स्वर को लगा दिया। मध्यम लगता नहीं है उसमें, लोगों की आंखें टेढ़ी हो गई। वो तो आंख बंद करके गा रहे थे, गाते गाते बोले आने दो, इसे भी आने दो। जब मैं बार बार गांधार से पंचम पर जाता था तो मध्यम कहता था, अरे भाई मुझे भी अपने साथ ले लो, मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हैं। कितने कलाकार ऐसे होते हैं श्वेता जी, जो स्वर की भाषा समझते हैं, जिनसे स्वर अनुग्रह करता है। और एक बात ये आप देखिए कि जिन कलाकारों की आलोचनाएं हुई हैं कि वो बहुत ज्यादा प्रयोग करते रहे हैं, वे कलाकार कौन थे? पंडित रविशंकर, विदुषी किशोरी अमोनकर, विदुषी प्रभा अत्रे, पंडित कुमार गंधर्व, ये सारे महान नाम हैं। जब पंडित रविशंकर ने रागमाला बजाना शुरू किया तो कलकत्ता के बंगाली कलाकारों ने कहना शुरू किया, ये रागमाला नहीं बजाते हैं, राग छाड़ा बजाते हैं। राग छाड़ा मतलब राग को छोड़कर बजाते हैं। एक बार जब वो बजाकर उठे और पंडित निखिल बनर्जी से किसी ने पूछा कि कैसा लगा आपको सितार व्यंग में, तो पंडित निखिल बनर्जी ने कहा कि रोबुदा जो बजा देते हैं वही राग हो जाता है। इससे बड़ी कॉम्प्लीमेंट और क्या होगी, इससे बड़ा सर्टिफिकेट और क्या होगा। तो हर युग में प्रयोग करने वाले कलाकारों को गालियां दी गई हैं और हर युग में उसके कुछ दिनों बाद रविशंकर के बनाए हुए राग को आज भी लोग बजाते हैं। उनकी परमेश्वरी राग तो कितनी लोकप्रिय है। चंद्रनंदन उस्ताद अली अकबर खां का कितना लोकप्रिय है। मतलब तो कुमार गंधर्व जी को कौन भूल सकता है, किशोरी अमोनकर को कौन भूल सकता है। तो प्रयोग होते ही रहेंगे। हाँ, आजकल के युवा थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही वैसे करने लगे हैं, तो उनको थोड़ी अपनी सीमाओं में रहना होगा कि उठ पटांग प्रयोग न हो करें और थोड़ी सी सीमाओं का ध्यान रखें। हमें अपना हाथ फैलाने का अधिकार है, लेकिन हम हाथ वहीं तक फैलाएं जहां तक वो किसी के गाल को टच न करे, वहीं तक हम अपना हाथ फैलाएं। तो ये है। जी अभी एक सवाल था जो बातों बातों में वो सारे स्किप कर रहे हैं क्योंकि आपके चाहने वालों का तांता लगा हुआ है पंडित जी। तो कल्याण जी नाम था शायद, मैंने देखा, और वो सवाल पूछ रहे थे कि कलकत्ता का अपना संगीत या वाद्य का कोई घराना है क्या, उसके बारे में बताइए। हाँ, वो कल्याण भट्टाचार्य जी होंगे। वो और उनकी पत्नी मालविका भट्टाचार्य जी बहुत अच्छी गायिका हैं। कलकत्ता संगीत का गढ़ रहा है। ठुमरी गायन को कलकत्ता ने एक अलग दिशा दी। नवाब वाजिद अली शाह को कैद करके जब नजरबंद करके कलकत्ता ही भेजा गया था, वहां मटिया बुर्ज में वो नजरबंद थे और वहां ठुमरी गायन की एक अलग शैली निकली। बंगला में ठुमरी गाया जाने लगा कलकत्ता में जाने के बाद, बंगला में टप्पा गाया जाने लगा कलकत्ता में जाने के बाद। तो वाजिद अली शाह जब वहां गए तो कलाकारों को भी बुलाने लगे, वहां महफिलें होती थी और होली में 7 दिन की महफिल होती थी जिसमें देश के बड़े बड़े कलाकार आते थे। तो कलकत्ता बहुत बड़ा गढ़ रहा है और बड़े बड़े कलाकारों के उस्ताद कहते थे कि जब कलकत्ते में तुमको तारीफ मिल जाए तब समझो कि तुम किसी लायक। लेकिन कलकत्ता का अपना कोई घराना नहीं बना। वहां बहुत सारे कलाकारों ने बहुत काम किया है। उस्ताद करामतुल्लाह खां साहब वहीं रहे हैं, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष वहां के मतलब महान कलाकार रहे हैं, अनिंदो चटर्जी, ये सारे कलाकार, पंडित कुमार बोस। लेकिन इन सारे लोगों ने अलग अलग घरानों से सीख कर जाकर बंगाल की मिट्टी को जो है रसमय बनाया है। तो कलकत्ता में अपना कोई घराना नहीं बना, लेकिन संगीत की सेवा बहुत की है कलकत्ते ने और वहां के कलाकारों ने। जी
तो एक जो मेरा सवाल था मैं पूछती हूँ कि ऐसा जितना भी मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा जानकारी तो आपके सामने मैं बहुत ही नन्ही सी जान हूँ। लेकिन ताल के जैसे कहते हैं कि 10 प्राण होते हैं, तो क्या आप उस विषय पर बता सकते हैं थोड़ी और जानकारी मेरी और दर्शकों की भी बढ़ा सकते हैं पंडित जी? ये क्वेश्चन किसका है? ये आपका तो नहीं हो सकता। जी, जी, मेरा किसी ने पूछा नहीं, बस मैंने अच्छा। अपने से पूछा क्योंकि मैं इस पर आप जैसे दिग्गजों से कुछ सुनना चाहती थी कि मेरी जानकारी खुद की भी बढ़ सके आपसे बात करते हुए। जी, जी, जी। मैं बताता हूँ कि हालाँकि ये विषय बहुत लंबा है। ये कम से कम ताल के 10 प्राणों के लिए 2 घंटे चाहिए। लेकिन जी, मैं संक्षिप्त में बताता हूँ जी, कि जब भी किसी ताल की भूमिका का हम निर्धारण करते हैं, तो उसमें कुछ अलग-अलग तत्वों की ज़रूरत होती है। अब उसका जैसे ताल के 10 प्राण जो हैं, उनके नाम बता देता हूँ पहले। काल, मार्ग, क्रिया, अंग, गति, लय लय, काल, मार्ग, क्रियान्ग, गति, लय, काल, मार्ग, क्रियान्ग, गति, लय, यति, प्रस्तार और इस तरह के काल में क्रियान्ग, गति, लय, ग्रह कितने हुए? काल चक्र काल, मार्ग, क्रियान्ग, ग्रह, काल, चक्र मार्ग, क्रियान्ग, ग्रह, लय, यति, प्रस्तार और इस तरह से हैं। जी, अब काल क्या है कि ताल का एक समय होता है, जी, उसको काल कहते हैं। जी, हुँ? फिर मार्ग पहली मात्रा से 16वीं मात्रा तक या पहली मात्रा से 10वीं मात्रा तक जितनी मात्राओं का वह ताल है, हुँ, हुँ, वो किस रूप में जाता है, उसके विभाग, ताली, खाली कैसे होते हैं। हाँ, और हाँ, कला और जाति मैं भूल गया था। कला और जाति, काल, मार्ग, क्रियान्ग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति, प्रस्तार, जी, जी, ये 10 है। ठीक है ना? जी, जी, अंग जो हो गए उसके ताली खाली हो गए। हुँ, हुँ, ग्रह जो होते होते हैं वो बंदिश कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है जी, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, और अच्छा, इन सब का वर्णन जो है भरतनाट्य शास्त्र में है, लेकिन भरतनाट्य शास्त्र में जिस रूप में इसका वर्णन है, आज उस रूप में इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं हो रहा है। हुँ, हुँ, जैसे हम ग्रह की बात करते हैं तो वो गाने के संदर्भ में लिखा गया है कि बंदिश कहाँ से शुरू होती है, 12वीं मात्रा से शुरू होती है। हुँ, हुँ, तो 12वीं से शुरू होगी तो 11वीं पे खत्म होगी ताकि फिर 12वीं से शुरू होगी। लेकिन अगर हम डांस में या तबले में बात करें तो सम के आधे मात्रे या चौथाई मात्रा पहले और आधे मात्रा या चौथाई मात्रे बाद खत्म हो तो वो विषम है हुँ, और सम पे खत्म हो तो सम है। गाने और मतलब गायक और तंत्र वादक तो ग्रह की बात ही नहीं करते। जी, जातियां आज 5 मानी जाती हैं, तीस्र, चतस्त्र, खंड, मिश्र और संकीर्ण। वाह! मतलब 3 का विभाग हो, 5 का विभाग हो, 4 का विभाग हो, 7 का विभाग हो, 9 का विभाग हो। हुँ, हुँ, यति ताल की बनावट, जैसे नदी का स्रोत, नदी किस तरह से अपने स्रोत से निकल कर जाती है, या मृदंगा मृदंग के आकार की, गोपुच्छा गाय के पूंछ की आकार की, पिपीलिका चींटी के आकार की और समा मतलब एक बराबर। तो इस तरह की 5 यतियां हैं। कला का प्रयोग होता है जैसे हम किसी ताल को बजाते हैं गाने के साथ, तो 12 मात्रे का एक ताल है, उसको कभी हम विलंबित में 24 मात्रे का करते हैं, कभी अति विलंबित में 48 मात्रे का करते हैं, कभी द्रुत में वही 12 मात्रे का बोल 6 मात्रे का हो जाता है, चौगुन में 3 मात्रे का बराबर हो जाता है, तो जी, उसको कला कहते हैं। वाह! प्रस्तार कहते हैं कि ताल में जो बंदिशें हैं उनका विस्तार करना। हुँ, हुँ, इस तरह से मतलब जी, ये जातियां बनी हैं। गोपुच्छा का एक उदाहरण आपको सुनाता हूँ। जी, ये गाय की पूंछ की तरह होती है, ऊपर से मोटी और नीचे से पतली होती हुई। तो इस बोल में देखिएगा कि बोल बड़े से छोटा होता हुआ आएगा। गोपुच्छा यति दादृ तादृ जट गणना कृदा कृदा का दादृ तादृ तक्रांधा दादृ तादृ तक्रांधा दादृ तादृ तक्रांधा तादृ तक्रांधा तादृ तक्रांधा तादृ तक्रांधा 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 धा धा। वाह! ये हुआ बोल मतलब दादृ तादृ तक्रांधा
तादृकृत तेक्रांधा, तेक्रांधा केवल धा, ये जी छोटा होता हुआ ये पुच्चा। इसी का उल्टा हो जाएगा तो श्रोता वहा हो जाएगा। गदिगनधा, कत गदिगनधा, तिटकत गदिगनधा, धा तिटकत गदिगनधा, बढ़ता हुआ जा रहा है। गदिगनधा, कत गदिगनधा, तिटकत गदिगनधा, धा तिटकत गदिगनधा, ये श्रोता वहा हो गया। नदी अपने स्रोत से जब निकलती है तो जगह बहुत छोटी होती है, जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती जाती है उसका पार्ट चौड़ा होता हुआ जाता है। तो श्रोता वहा का ये कॉन्सेप्ट है। जी जी। तो इस तरह से है जी। एक सवाल है हमारे पास, संजीव शंकर जी हैं शहनाई वादक, वो पूछ जी रहे जी हैं, जी। हम्म। पंडित जी ख्याल की उत्पत्ति के बारे में बताइए। देखिए, ख्याल की उत्पत्ति के लोगों के ख्याल की उत्पत्ति के विषय में लोगों का ये मानना है कि ये मुगलों के साथ बाहर से आया है। अच्छा। ये बात है नहीं। ख्याल हमारे यहाँ फोक म्यूजिक का एक अंग रहा है और ये लोक शैली में गाया जाता था। इधर मचान बनता था मैदान में, खूब ऊंचा मचान, उस पे कलाकार अपने कलाकारों के साथ, साजिंदों के साथ बैठते थे। और दूसरी तरफ एक और मचान बनता था, उस पर एक कलाकार अपने साथी कलाकारों के साथ बैठते थे और रात रात भर उसको दंगली कहते थे। दंगल होता था, एक ने कहा, सवाल किया, खत्म किया, दूसरे ने उसका जवाब दिया, दूसरे ने सवाल किया, फिर पहले ने उसका जवाब दिया। इस तरह ख्याल के हमारे यहाँ बहुत मतलब प्रकार रहे। तुर्रा कनगी के ख्याल, जयपुरी ख्याल, ऐसे ख्याल हमारे यहाँ फोक में रहा है, समझिए ना। बाद में शास्त्रीय गायकों ने जब इसको देखा तो उन्होंने महसूस किया कि यह बहुत अच्छी शैली है और इसको शास्त्रीय संगीत के रूप में स्थापित करना चाहिए। तो उन्होंने ध्रुपद के कुछ अंगों से प्रेरणा लेकर और ख्याल को शास्त्रीय संगीत के रूप में मतलब परिवर्तित किया। और इसीलिए ख्याल की जो पुरानी बंदिशें, पुराने कलाकारों को आप सुनिए, उस्ताद फैयाज खान साहब वगैरह को, तो उनमें आपको ध्रुपद की कुछ कुछ झलक दिखाई देगी, क्योंकि वो ध्रुपद अंग से ही उसकी बढ़त होती थी। दूसरे ख्याल के लिए क्या हुआ कि ध्रुपद में अनुशासन बहुत था, बंधन बहुत थे। तो हमेशा हम चाहते हैं ना थोड़ी सी मुक्ति मिले, इतना बंधन न हो। तो ध्रुपद में खटका, मुर्की, ये सारी की सुविधाएं नहीं थी, छूट नहीं थी, तानों की सुविधा नहीं थी। तो ख्याल में इन सारी चीजों को अपना लिया गया और इस तरह इसको फोक म्यूजिक से शास्त्रीय संगीत के रूप में स्थापित किया गया। ख्याल के रूप में ख्याल के आविष्कारक के रूप में आमतौर पर हम उस्ताद सदारंग अदारंग जी का नाम लेते हैं। बहुत योगदान उनका रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी ने इसको बना दिया। जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी का भी बहुत काम रहा है। 14वीं शताब्दी में वो हुए जिन्होंने जौनपुरी राग बनाया था और वहां से भी ख्याल गायन शुरू हुआ। तो धीरे 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 आज मैं आपके सामने बैठा बात कर रहा हूँ, आप मेरी तारीफ कर रही हैं, लेकिन मेरा अस्तित्व तो 60 साल पुराना है, मैं आज की चीज तो हूं नहीं। तो जिस ख्याल को 18वीं शताब्दी में लोकप्रियता मिली, उसने अपना सफर 14वीं शताब्दी से शुरू किया था। तब वो 18वीं शताब्दी में लोगों का सर चढ़कर बोलने लगा। ख्याल के विषय में मेरी राय है। जी जी, उम्मीद करती हूँ कि संजीव जी को काफी जानकारी मिली होगी। अब ये सुनीता बुद्धिराजा जी हमसे सवाल कर रही है, पंडित जी हमारे संगीत में डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, हम विदेश के मौजाक का नाम तो जानते हैं लेकिन अपने सदारंग का नाम नहीं जानते, आज इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? सुनीता जी, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं तो इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। संगीत नाटक ने काफी काम किया है, संगीत नाटक अकादमी ने, आईसीसीआर इस दिशा में काफी काम कर रही है और उन्हीं लोगों को काम करना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। मैं आज से 20-22 साल पहले जब तबले का एक सीरियल बना रहा था, तबले का जन्म और उसकी विकास यात्रा, ऑल इंडिया रेडियो के लिए, तो मैं संगीत नाटक अकादमी में गया कि मुझे कुछ पुराने कलाकारों की रिकॉर्डिंग चाहिए, जो भी हो हम उसका पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ समस्या ये थी कि वो 30 सेकंड से ज्यादा का दे नहीं सकते। जी जी, नहीं देते। हाँ, 30 सेकंड से ज्यादा का नहीं दे सकते, वहाँ ये समस्या है। फिर बहुत सारे कलाकारों ने मेरी मदद की, पंडित नयन ज्योति घोष, पंडित राम कुमार मिश्र, पंडित छोटेलाल मिश्र, पंडित मुकुंद भाले, इन कलाकारों ने अपने अपने गुरुओं की बंदिशें, अपने अपने गुरुओं की रिकॉर्डिंग मुझे भेजी और तब वो सीरियल बन पाया। तो आज मौका मिला है तो हम इन सबको आभार भी प्रकट करना चाहते हैं। उस्ताद शफात अहमद खान ने
पंडित सुभाष निर्वाण ने, इन सारे कलाकारों ने मेरी बहुत मदद की थी। पंडित शीतल प्रसाद मिश्र ने, मतलब अनोखे लाल जी की रिकॉर्डिंग मेरे पास आ गई। जी और उस्ताद अहमद जान थिरकवा खां साहब की रिकॉर्डिंग नयन भाई ने, पंडित नयन ज्योति घोष ने भेजी। उस्ताद अमीर हुसैन खां की भेजी उन्होंने। अपने पिता पंडित निखिल ज्योति घोष की रिकॉर्डिंग उन्होंने भेजी। और इस तरह से मतलब वो मेरा सीरियल बन पाया। तो सरकारी तंत्र को अगर थोड़ा आसान बनाया जाए तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। जी जी, जो काम करने को इच्छुक हैं, सही जी रास्ता तैयार करना चाहते हैं, उनकी थोड़ी मदद होनी चाहिए। जी। हमारे साथ गणेश प्रसाद मिश्रा जी हैं। श्वेता जी, बड़ी मेहरबानी होगी यदि आज पंडित जी से तबला वादन में बनारसी बोल बात का कायदा सुनने का अवसर मिले हम सबको। क्या मैं समझा नहीं? तबला वादन में बनारसी बोल बात का कायदा सुनने को मिले हम सबको। हाँ, एक लय बांट मैं सुना देता हूँ। वैसे ये, हाँ, जो आपने कहा था शुरू में, जहां हमने बात की थी कि बनारस का प्रभाव, तो ये बनारस का लय बांट है। जी और इसको बोल के हिसाब से और लय के हिसाब से बांटते हैं। और इसको हर घराने का कलाकार किसी न किसी रूप में बजाता है, थोड़ा सा चेंज करके। जी और इसमें जो आपने अभी ताल के 10 प्राण की बात की थी, जी। तो उसकी जातियां भी इसमें दिख जाएंगी। अच्छा। ये शुरू होता है तीसरी जाति से। धाड़ धा धे ते धाड़ धा तीनक ताड़ ता ते धाड़ धा धीनक। तीन तीन जा रहा है, एक दो तीन, एक दो तीन, धाड़ धा ते धाड़ धा तीनक ताड़ ता ते धाड़ धा धीनक। फिर इसकी लय बदलती है, चतस्त्र हो जाता है, 3 से 4। धाड़ धा ते धाड़ धाड़ धा तीन तीनाड़ ताड़ ता ते ताड़ धाड़ धा धीनक धीनाड़, चतस्त्र हो गया। फिर खंड हो जाता है 5। धाड़ दा देते धाड़ दातीन ताड़ ताते धाड़ दाधीन धाड़ दा देते धाड़ दातीन ताड़ ताते धाड़ दाधीन। फिर तीसरा रिपीट होता है, 5 के बाद 6 आ जाता है। धाड़ दा देते धाड़ दातीन ताड़ ताते धाड़ दाधीन। फिर मिश्र हो जाता है 7। धाड़ दा देते धाड़ धाड़ दातीन ताड़ ताड़ ताते ताड़ धाड़ दाधीन धाड़ धाड़ दा देते धाड़ धाड़ दातीन ताड़ ताड़ ताते ताड़ धाड़ दाधीन धाड़। फिर चतुस्त्र फिर रिपीट होता है 7 के बाद 8। धाड़ धड़ धाड़ 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 धाड़, इस तरह से। तो ये, इसको बनारस में हम लय पाठ कहते हैं और लय के हिसाब से इन बोलों को बांटते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज आपसे बात करके कितनी कुछ जानकारी हमें सीखने को मिल रहा है पंडित जी। विनोद कुमार द्विवेदी जी हैं। पंडित जी ध्रुपद को हरिदास परंपरा से जोड़ते हैं, परंतु क्या इसके पूर्व भी ध्रुपद गायन था? यदि था तो किस रूप में था? कृपया जानकारी देने की कृपा करें। अब ये विनोद कुमार द्विवेदी जी जो है ना, ये ध्रुपद के बहुत बड़े आचार्य हैं। जी इनको यूपी संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड वगैरह मिल चुका है। और ये मेरे छोटे भाई भी हैं। तो ये ना मेरे साथ अन्याय करते हैं, क्योंकि खुद ध्रुपद के इतने बड़े आचार्य होने के बाद ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। ये जवाब इनको खुद देना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी बात कहता हूँ कि ध्रुपद भी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, हमारी शास्त्रीय विधाएं जो हैं वो लोक संगीत के गर्भ से निकली हैं। ये सारी विधाएं लोक संगीत की देन है। ध्रुपद भी पहले जब गाया जाता था तो लोक विधा के रूप में ही गाया जाता था, ऐसी मेरी मान्यता है। जी जब मैं लोक संगीत कहता हूँ तो ये क्लियर करना मैं जरूरी समझता हूँ कि लोक संगीत का मतलब ये नहीं है जो हम खेतों खलिहानों में गाते हैं। लोक संगीत वो नहीं है। लोक संगीत वह है जिसे हम सब लोग मिलकर लोकप्रिय बनाते हैं, वो लोगों का जो संगीत है। तो ध्रुपद पहले मंदिरों में सामूहिक रूप से भगवान की आराधना के लिए, भगवान की पूजा अर्चना के लिए सामूहिक रूप से गाया जाता था। और उसके साथ झांझ करताल बजते थे, गले में पखावज लटका कर लोग उसकी संगत करते थे। जी यही हवेली संगीत कहलाता था, क्योंकि उस समय के बड़े बड़े जो मंदिर होते थे उन्हें हवेली कहा जाता था। तो ये हवेली संगीत का रूप था। बाद में जब कलाकारों को लगा कि इसमें कुछ और बदलाव किया जाना चाहिए, उस समय छंद प्रबंध गाए जाते थे, संस्कृत की रचनाएं होती थी। ब्राह्मणों की भाषा संस्कृत, उच्च वर्ग की भाषा संस्कृत। ध्रुपद जो है ब्रज भाषा में, तो इसको वो ख्याति नहीं मिलती थी क्योंकि यह आम लोगों का संगीत था। जी जी तो स्वामी हरिदास जी ने, बैजू बावरा ने
इन लोगों ने छंद प्रबंध की विशेषताओं को लेकर और ध्रुपद को एक स्थायित्व दिया, उसको और कम लय में गाने का प्रचलन शुरू किया। झांझ करताल को हटाया, वो मंदिरों तक तो रहा, हवेली संगीत के रूप में तो रहा, लेकिन जब ये मंच पे गाया जाने लगा तो झांझ करताल को हटाया गया, पखावज के साथ बजाने की शुरुआत हुई और फिर इसके लिए अलग अलग तालों की रचना हुई। चौताल तो था ही, शूल ताल में ध्रुपद रचे गए, तिब्रा ताल में ध्रुपद रचे गए, अष्टमंगल, रुद्र, ब्रह्म, इन तालों में ध्रुपद रचे गए और इस तरह ध्रुपद की परंपरा आगे बढ़ी। पहले ये फोक संगीत का एक पार्ट था, मुझे ऐसा लगता है। जी जी। तो पंडित जी एक मिनट श्वेता जी, मैं रुकूंगा। जैसे हम रासलीला भी देखते हैं ना, आप भी देखती होंगी रामलीला, रासलीला, उसको हम वैसे फोक संगीत नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसमें उसकी जड़ में अगर हम जाएंगे तो फोक का रूप हमें दिखेगा, क्योंकि वहां जिस तरह के अभिनय होते हैं, जिस तरह के वार्तालाप होते हैं, तो मतलब फोक का मतलब, लोक का मतलब, लोग ये ना समझें कि हम खेतों खलिहानों में गाने वाले संगीत की बात कर रहे हैं। भजन भी जो हम गाते हैं, मंदिरों में गाते हैं, उसको भी मैं एक तरह का लोक संगीत ही कहते हैं, क्योंकि उसमें ग्रामर का बहुत अधिक बंधन नहीं होता और हम सब लोग मिलकर एक साथ इंजॉय करते हुए उसको गाते हैं। जी। तो पंडित जी कैसे आपके साथ वक्त जो है एकदम तेज रफ्तार में दौड़ रहा है, पता नहीं चल रहा मुझे। अब 1 घंटे होने को है, तो इसलिए मैं चाहूंगी कि इस प्रोग्राम को बंद करने से पहले मैं दर्शकों से एक बार माफी मांग लूं कि अगर मैं आपके संदेश को शामिल नहीं कर पाई हूं तो कृपया मुझे माफ कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं पंडित जी जो आपको नमस्कार और आपको अपना संदेश पहुंचा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप जब फारिग हो जाए, जब आपके पास वक्त हो, तो आप इन सबको मैसेजेस को आप देख सकते हैं और पर्सनली आप चाहे तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मेरा प्रणाम तो सब तक पहुंचा ही दीजिए, आप मेरा नमस्कार सब तक पहुंचाइए। जी। और जाने से पहले, चूंकि आपकी रचनाएं अद्भुत हैं, इतनी लेखनी, आगे भी आप किताबों पर काम कर रहे हैं, कविताएं भी लिख रहे हैं आप, तो एक जाते जाते अगर आप कोई बढ़िया सी कविता जो आपकी खुद की रचित हो आप सुना सकें। हाँ, मैं जो भी लिखता हूँ, मतलब मेरी जो जितनी भी रचनाएं हैं, मेरे साथ समस्या ये रही कि मैं अपने मन से कभी नहीं लिख पाया। मैं हमेशा प्रेशर में काम करता हूँ, लोग कहते हैं मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए ये कर दो, और मैं वो करता रहता हूँ। तो एक कविता है, मैं सुना देता हूँ। तो ये कविता अगर के लिए लिखी है या किसी और के लिए लिखी है? जी, ये कविता खुद के लिए लिखी गई है या किसी और के लिए? नहीं, माँ सरस्वती के लिए लिखी है। उनको एक नायिका मानकर, संगीत की नायिका मानकर उनके लिए लिखी मैं। जी, और अगर पूरी याद आ गई तो पूरी, नहीं तो जितनी याद आई उतनी सुना देता हूँ। जरूर जरूर। तू कविता, तू गीत रुबाई, तू दोहा चौपाई है। तू कविता, तू गीत रुबाई, तू दोहा चौपाई है। तुझसे है सुर लय की गतियां, तू ही छंद तिहाई है। तू नर्तन की भाव भंगिमा, अभिनय की गहराई है। तू सपनों की उपज नहीं, तू जीवन की सच्चाई है। तू कविता, तू गीत रुबाई, तू दोहा चौपाई है। संगीत से क्या क्या हो पाता है, 2 लाइन में हो। तुझे देख कर खिलते किसलय, किसलय फूल, फूल जी। तुझे देख कर खिलते किसलय, हंसते चांद सितारे हैं। दीपक जलते, मेघ बरसते, आती जाती बहारें हैं। तुझसे ही इस धरती पर होता है नवरस का संचार। वाह देव मनुज जड़ चेतन ने तुझसे ही खुशियां पाई हैं। तू सपनों की उपज नहीं, तू जीवन की सच्चाई है। तू कविता, तू गीत रुबाई, तू दोहा चौपाई है। बस। वाह वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब मुझे लग रहा है जैसे वक्त जो है जो थम सा जाए और आपसे यूं ही चर्चा करती रहूं, लेकिन पंडित जी मैं चाहूंगी कि आपसे दोबारा कभी रूबरू हो, क्योंकि ये जो जानकारी मुझे लग रहा है जैसे मेरे मन को संतुष्टि तो नहीं हुई है अभी, और बहुत कुछ सीखना है। एक अच्छी शिष्या बनने की कोशिश कर रही हूँ मैं। आपने पूछा वो प्रश्न जो है 10 प्राण के, तो वो मतलब आपके सामने बैठने के लिए तो मुझे कुछ जानकारी लेनी वाह। है। जी जी। तो मैं आपसे जितना बटोरना चाहती थी उतना नहीं कर पाई हूँ, फिर से एक बार आपसे दोबारा संपर्क करूंगी। आज के जरूर जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला और दर्शकों को आपने इतनी जानकारी दी, मुझे इतनी जानकारी दी। आपसे दोबारा मिलती हूँ पंडित जी। धन्यवाद, नमस्कार, सभी के लिए नमस्कार। जी नमस्ते।
तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कल के कलाकार के बारे में बता दूं, लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप कृपया नेशनल खबर के पेज को जरूर लाइक करें, क्योंकि हम रोजाना आपकी मुलाकात बेहतरीन कलाकारों से करवाते हैं, हर शाम 7 बजे। तो कल हमारे साथ होंगे लेस्ली लुइस, एक बहुत ही मशहूर गायक जिन्होंने इंडी पॉप इंट्रोड्यूस किया, और परी हूं मैं, और ना जाने कितने बेहतरीन गाने दिए, जिंगल्स दिए। तो आप इनसे कल सीधा मिल सकते हैं, अपने सवाल रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।